हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी 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 वार्म हार्टेड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस साइड इज अभिनव कुमार वॉरियर। आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं बेसिकली फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने जो है वो थंबनेल में देख लिया होगा और आप लोग भली भांति परिचित भी होंगे इस बात से कि आज हम जो है विश्व में जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। याद रखें कि ये जो टॉपिक है यूपीएससी का, ये काफ़ी जो है वो डायनेमिक टॉपिक है। ये स्टूडेंट जनरली जब पढ़ता है, देखिए मैं आपसे 2 मिनट इस टॉपिक के बारे में एक डिस्कशन चाहता हूँ, समझिएगा इस चीज़ को कि जब भी कभी स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ता है, रीड करता है, तो उसकी जो अप्रोच होती है वो खासकर फैक्चुअल होती है, अर्थात जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट गैदर करता है, उससे सिंक इन करता है, वो बेसिकली फैक्चुअल होती है कि कौन सा क्षेत्र जो है वो किस स्थान पर आता है। इस प्रकार की कुछ जानकारी जो है स्टूडेंट याद करने का प्रयास करता है। पर याद रखिए, अगर आप एक स्मार्ट एस्पिरेंट हैं, अगर आप लिटरली यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः स्टैटिक अर्थात वन लाइनर नहीं होते। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इससे जो है वो मेंस में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इससे संबंधित प्रश्न अगर आ रहे हैं मतलब वो चीजें करंट में हैं। तो हम एक इस अप्रोच से करेंगे कार्य कि हम जो है वो सामान्यतः वो सारी चीजें जो कभी यूपीएससी पूछ सकता है या आने वाले समय में किसी देश के संबंध में ये न्यूज में आ सकती हैं, उन सभी को जो है हम एक वीडियो में कंपाइल कर लेंगे। अब इसके पश्चात जब कभी वो स्थान, वो प्लेस न्यूज में आता है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि एक बार आपके नोट्स में से उसके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है अपने दिमाग में कंसोलिडेट कर लेनी है। साथ ही ये याद रखें कि मेंस का एक टॉपिक होता है, अगर आप चाहेंगे तो इस प्रकार के टॉपिक्स पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें स्पष्ट एक लाइन लिखी है हमारे सिलेबस में, विच इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या एलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। विश्व में उद्योगों के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका वितरण है, इसे समझाइए। अब यहां पर ये जो पार्ट है, इसे जानने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। मैंने यहां पर लिस्ट बना रखी है कि आपको किस देश के परिप्रेक्ष्य में जो है किस प्रकार की जानकारी जानना आवश्यक है। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक चीज तो याद रखें कि अगर आप जो है वो कंसेप्चुअल मैनर में इस चीज को समझना चाहते हैं, इस चीज को पढ़ना चाहते हैं, इस चीज को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और इसी प्रकार से अपनी यूपीएससी की जर्नी को प्ले करना चाहते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप पाएंगे कि जो P2I बैचेस हैं उसमें बैच 3rd जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आपका ये बैच जो है हिंदी माध्यम, इंग्लिश और इंग्लिश, इस तीनों माध्यम में उपलब्ध है। आपके पास जो हिंदी माध्यम में है उसकी क्लोजिंग डेट थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। ये बैच स्टार्टिंग डेट है, ये 10th ऑफ नवंबर से स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखिए कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको इसमें जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो SIP यानी कि आपका जो मेन क्लासेस चल रही होंगी उसके पैरेलल में क्लास चलेगी। जब आपका प्री आएगा, विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स क्लास, दिस इज लाइक अ सुपर क्रैश कोर्स। साथ ही इसमें अगर आप जो है आगे चलते हैं, आपकी क्लासेस में आप जो है प्री देते हैं, फिर आप मेंस देने जाते हैं, तो याद रखिए अगर आपका किसी कंडीशन में प्री क्वालिफाई नहीं हो पाता, डरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी क्लासेस कंटिन्यूएशन में रहेंगी सौभाग्य से। और ये हम चाहते भी हैं कि अगर आपका जो है वो प्री क्वालिफाई होकर आप मेंस देने जाते हैं, तो याद रखिए कि आपको फिर नेक्स्ट प्रोग्राम का जो है फायदा मिलेगा, विच इज MRP प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। और इस मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में याद रखिए कि स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको जो है वो बुला कर ले आएगा अपने स्थान पर और आपकी मेंस की प्रिपरेशन कराएगा विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट। क्लियर। और साथ ही इसके पश्चात जो है आपका जो इंटरव्यू होगा, अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में, तो याद रखिए कि इंटरव्यू के लिए आपके लिए प्रोग्राम स्टडी IQ प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम उसका नाम है, किसी प्रकार के फर्दर कॉस्ट की आवश्यकता नहीं है। आपकी क्लासेस कंटिन्यूएशन में रहेंगी। याद रखिए आपका प्री, फिर उसके बाद मेंस और उसके बाद अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में तो आपका इंटरव्यू, जो हमारा प्रयास भी होगा। साथ ही याद रखिए आपको जो है वो मेंटर अलॉट होगा। मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं आप सभी को कि ये गेम चेंजिंग थिंग है। मैं स्पष्ट फिर से रिपीट करता हूं, ये गेम चेंजिंग थिंग है, बिकॉज एक मेंटर जो आपके साथ 24/7 कनेक्टेड होगा जब आपको आवश्यकता होगी, चाहे सिलेबस से रिलेटेड हो, पढ़ाई में जर्नी से रिलेटेड हो, मन नहीं लगना हो, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो जो आप क्लास में ना पूछ पाए, आपका मेंटर जो है उसे क्लियर करेगा आपसे ऑडियो में, वीडियो में, जिस भी प्रकार से संभव हो और जिसमें
जिसमें आप कंफर्टेबल हो और सेटिस्फाइड फील करेंगे, उसमें आपका मेंटर आपकी सहायता करेगा। साथ ही याद रखें कि क्लास में आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप जो है वो ऑडियो में, वीडियो में डायरेक्टली लाइव क्लास में टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और साथ ही ये भी याद रखिए कि क्लास आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होगी, आपको उसका भी फायदा मिलेगा। आपको जो लेक्चर है, लेक्चर खत्म होने के साथ 3 चीजें मिलेंगी, मैं स्पष्ट कर दूं। आपको एक क्रक्स मिलेंगे, यानी कि वो जिससे टीचर ने पढ़ाया है। सेकेंडली आपको वो मिलेगा जो टीचर ने बोर्ड वर्क करा है और एडिशनल चीजें समझाई हैं। और साथ ही एक एक्सपर्ट व्यक्ति जो है क्लास अटेंड कर रहा होगा आपके बिहाफ में, और उसका जो है हैंडआउट्स बनाए जाएंगे, और वो हैंडआउट भी आपको क्लास खत्म होने के साथ दे दिए जाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ लाइव क्लास एंजॉय करनी है, रिकॉर्डेड क्लास एंजॉय करनी है। सारी चीजें इज लाइक अ स्पून फीडिंग, आप तक सब कुछ पहुंच जाएगा। बस आपके एफर्ट की आवश्यकता होगी और आप एक स्टेप दूर हैं इस सब को गेन करने से। और वो सब जो है वो बैच 3 में 10th ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो याद रखिए आपको कॉस्ट जो है वो 26,999 पड़ने वाली है। अगर आप फैकल्टी कोड यूज करेंगे तो आपको ये मिनिमम कॉस्ट पर मिलेगा। इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखें, अन्यथा की स्थिति में फर्दर आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी लोग जो है इस बात से अवेयर रहेंगे और मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपनी क्लास को। याद रखें कि यूपीएससी जब भी कभी आपसे जो है इस प्रकार से प्रश्न करेगा, हमेशा याद रखना है आपको कि वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप उसकी तैयारी करें, रादर देन ओनली फैक्चुअल। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉक करते हैं, उसके बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरफ शिफ्ट होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ इंडस्ट्रीज, चलिए इसको एक प्रश्न से समझते हैं। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं बहुत बेहतर तरीके से अभी याद नहीं कर पा रहा हूं किस वर्ष का ये मेंस का प्रश्न है, परंतु ये प्रश्न रहा कि क्या कारण है कि भारत में कुछ उद्योग जो है वो अपने कच्चे माल से दूर स्थापित करे जाते हैं। व्हाई सम इंडस्ट्रीज आर अवे फ्रॉम देयर रॉ मटेरियल। ये रीजन क्या है इसका, आप इसका मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूं, आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, ये है भारत, हमारा ग्रेट इंडिया, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहां आपको दिखाई देता है हिमालय, और इस प्रकार से जब आप आएंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा ग्रेट इंडियन प्लेन विच इज उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब अगर मैं आपसे कहूं कि डियर क्या उत्तर भारत के विशाल मैदान में किसी प्रकार का कोई संसाधन उपस्थित है, किसी प्रकार का कोई रिसोर्सेस मिलता है, तो शायद आपको जो है वो खनिज के फॉर्म में कोई खास उत्तर ना दिखाई दे। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या उत्तर भारत के विशाल मैदान में कहीं आपको डिग करने पर जमीन के अंदर तेल मिलेगा, तो आप शायद आंसर उतने कॉन्फिडेंट मैनर में ना दे पाए। अब आप जरा ध्यान से देखें, उत्तर भारत के विशाल मैदान में यानी कि ग्रेट इंडियन प्लेन में डिग करने पर, खुदाई करने पर जमीन के अंदर तेल नहीं है। 1600 मीटर की गहराई तक अगर आप खुदाई करेंगे तो याद रखें कि वहां से सिर्फ मिट्टी ही निकलेगी और कंकड़ निकलेंगे, विच इज कैलकेरियस कॉन्क्रीटेशन। जमीन के अंदर से पानी निकल सकता है, मिट्टी निकल सकती है, अवसाद निकल सकता है, तेल नहीं निकलता। बट ध्यान देखिए, आप पाएंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में यूपी हो या फिर दिल्ली हरियाणा वाला एरिया हो, इन सभी प्लेसेस में आपको दिखाई देगा कि रिच इंडस्ट्रियल बेल्ट है। जबकि यहां पर आपको कोई संसाधन नहीं मिलेगा, उसका कच्चा माल नहीं मिलेगा, पर इंडस्ट्रीज या उद्योग दिखाई देंगे। आप इस चीज को नोटिस करें कि भारत में जो तेल का उत्पादन है वो तटीय क्षेत्रों से होता है और नहीं तो आसाम वाले एरिया में होता है, परंतु आपको ऑयल रिफाइनरीज जो है वो यूपी में दिखेगी। बरूनी ऑयल रिफाइनरी या सोनीपत या पानीपत की ऑयल रिफाइनरी हो, ये जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये क्या कारण है कि अपने कच्चे तेल से काफी दूर लगाई गई हैं। अगर हमें ऑयल रिफाइनरी की आवश्यकता है ही, अगर हमें जो है तेल शोधन की आवश्यकता है ही, तो फिर वो यहां क्यों नहीं, जहां पर जामनगर लगाया गया है वहां पर ही क्यों नहीं ऑयल रिफाइनरीज लगाई जाती। ये एक डायमेंशन है। कभी अगर हम ध्यान से सुनिएगा और बात को समझने का प्रयास करें, कभी अगर हम नोटिस करें इस चीज को, तो व्हाट इज कंट्री प्लानिंग, हम कभी डिटेल में इस बारे में चर्चा करेंगे। आप नोटिस करिएगा कि आपका जो सिटी है, कंट्री प्लानिंग कह लीजिए या सिटी प्लानिंग कह लीजिए, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक है, पर याद रखें ये प्योरली जीएस में आ सकता है। मैं स्पष्ट कर दूं, ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रश्न कई बार जीएस में पूछे गए हैं। मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास ना करें, एक बार गूगल सर्च करें, 5 साल पुराना जो जीएस का जो ऑप्शनल का प्रश्न होता है, 3-4 साल 5 साल में हो जाए, वो जीएस में कन्वर्ट होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम में दिख जाता है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं ज्योग्राफी की। आइए मैं आपको समझाता हूं। आप इस तरीके से देखेंगे, अगर आपकी ये सिटी है तो नोटिस करिएगा कि आपकी सिटी में जिस स्थान पर जो है वो बस स्टैंड होगा, उससे काफी दूर आपको एक इंडस्ट्रियल प्लेस दिखाई देगा। फाइन, एक औद्योगिक क्षेत्र दिखाई देगा। हर एक सिटी में आपको ये देखने को मिलेगा। नोटिस करिएगा, आपके यहां का जो बस स्टैंड है वहां से काफी दूर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा।
एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र होगा, औद्योगिक क्षेत्र होगा। इसके बीच से कनेक्ट करने के लिए जो है शहर की मेन सड़क बनाई जाएगी। ये ओल्ड मॉडल है, बाद में मैं आपको इसका नया मॉडल भी बताऊंगा जहां पर इसे चेंज करा गया। और आप नोटिस करें आपके स्टेट में बीते 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर, सिर्फ इस चीज को नोटिस करने का प्रयास करिएगा कि आपकी सिटी में जो है बीते 15 साल में जरूर ऐसा हुआ है कि आपका जो बस स्टैंड है उसका स्थान चेंज करा गया है। ये सही है या नहीं, इसे नोटिस करने का प्रयास करें। ये बिल्कुल सही दिखाई देगा आपको कि अब ये मॉडल पुराना हो गया, अब पहले हमें इसे पढ़ना होगा, फिर हम नए मॉडल की तरफ शिफ्ट होंगे। समझिएगा, आपका जो बस स्टेशन है वो आपका औद्योगिक क्षेत्र से दूर होगा। इसके बीच में यहां पर जो है आपको दिखाई देगा कि ये मेन मार्केट वाला एरिया होगा। और इसी बस स्टैंड के तुरंत बाद आपको स्लम एरियाज दिखेंगे, यानी कि वो एरिया जहां पर जो है वो लेबर्स रह रहे होंगे। और साथ ही इसके पश्चात आपको तुरंत जो है वो बड़े रेसिडेंशियल दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर यहां से मेन मार्केट दिखाई देगा। और नोटिस करिएगा, मार्केट होगा, मार्केट के नीचे शॉप होगी, शॉप के ऊपर घर होंगे। फाइन, ये सिस्टम है, ये जो है वो सिटी प्लानिंग का एक पार्ट है। साथ ही आप जब मेन मार्केट में आएंगे तो जैसे जैसे आप इंडस्ट्रियल प्लेस के पास पहुंचते जाएंगे, याद रखिए जो मार्केट है वो महंगा होता जाएगा। फाइन, यानी कि बस स्टैंड से जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर जो है चीपर मार्केट होगा, और जैसे जैसे आप इंडस्ट्रियल बेल्ट की तरफ बढ़ेंगे वो मार्केट जो है वो उतना ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता जाएगा। और अचानक से वो एक्सपेंसिव मार्केट जो है एक रूरल एरिया के पास जाकर खत्म हो जाएगा, और उसके बाद रूरल एरिया गांव का क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा। और उसके आगे आपको जो है वो दिखाई देगा इंडस्ट्रियल प्लेस है, औद्योगिक क्षेत्र है। अब जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो आप नोटिस करें कि इसी किसी क्षेत्र में जहां पर आप आएंगे यहीं कहीं चौपाटी का सिस्टम हो जाएगा। फाइन, ये सब कुछ जो है लॉजिकली डेवलप होता है, एक तरीके से डेवलप होता है। और इन सब के पीछे जो है वो कंट्री प्लानिंग का पार्ट आता है, इस सब के पीछे स्टेट प्लानिंग, आपके लिए सिटी प्लानिंग का पार्ट आता है। फाइन, यहां पर फिर जो है वो सरकार ऐसा प्रबंधन करेगी कि इसके पीछे कॉलोनीज बनाई जाएंगी। और कॉलोनीज को रेगुलेट करने के लिए जो है फिर आपको दिखाई देगा कि वहां TNCP आएगा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आएगी। फाइन, फिर वहां पर रेरा आएगा। अब इस तरीके से धीरे धीरे करके जो है ये पूरे सिस्टम को विकसित करा जाता है। ये पुराना सिस्टम है, फिर धीरे से जो है वो नया सिस्टम आएगा। नोटिस करिएगा, अगर आपका जो है शहर छोटा है, नया विकसित हो रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि आपके शहर में अगर हवाई अड्डा बनाया गया है तो शहर के काफी बाहर स्थापित करा गया, जहां पर सामान्यतः कोई ज्यादा आना जाना पसंद नहीं करता। अब इतने रिमोट एरिया में हवाई अड्डा बनाने का क्या उद्देश्य है? सब कुछ लॉजिकल है। फाइन, तो समझिए एक तरीका होता है स्टेट प्लानिंग का। अब इसे अगर हम थोड़ा सा अवॉइड करते हुए आगे बढ़ें और इसका क्या संबंध है हमारे जो औद्योगिक केंद्र हैं उसके साथ, तो आइए इसे समझते हैं। अब देखिए, यूपी और बिहार के क्षेत्र में स्पेसिफिकली आपको दिखेगा कि जो ऑयल रिफाइनरीज हैं अपने कच्चे माल से काफी दूर स्थापित की गई हैं। अब इसका कारण समझिए, याद रखें कि यूपी बिहार की जो बेल्ट है, यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि यूपी बिहार की जो जनसंख्या है ये विश्व के ज्यादातर देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। फाइन, अगर मैं यूपी बिहार महाराष्ट्र की जनसंख्या जोड़ लूं तो याद रखिए ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या होगी। सबसे पहले तो अब करंट को अगर माने तो भारत, और भारत के नीचे सेकंड नंबर पे आएगा यूपी और बिहार महाराष्ट्र की पॉपुलेशन। तो हम जनसंख्या के अकॉर्डिंगली काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। अब इन क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सारा जो युवा है, सारी जो यूथ है, या तो वो एग्रीकल्चर वर्क कर रही है या तो अभी फिलहाल बेरोजगार है। अब ये जो युवा है या ये जो पॉपुलेशन है, इसको एग्रीकल्चरल वर्क अर्थात कृषिगत कार्यों से हटाकर औद्योगिक कार्यों में लाना आवश्यक है, तब जाकर विकास हो पाएगा। अब उद्योग में वो आएगा कब? जब वो उद्योग उस स्थान पर पाएगा। अब उद्योग यहां पर लगाने पड़ेंगे। अब यहीं से स्टार्ट होता है। याद रखिए, दो प्रकार के उद्योग होते हैं। इस चीज को अपने माइंड पर सेटल डाउन कर लीजिए, और जिसने इसे समझ लिया वो जो है आगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एकदम पिन पॉइंट सीधा आपको कंसेप्ट देने का प्रयास कर रहा हूं। याद रखिए, ये रॉक सॉलिड और क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। एक बार ये चीजें आपके माइंड पर सेटल डाउन हो गई, आप आंसर बनाना सीख जाएंगे। फाइन, याद रखें, आप उद्योगों को दो तरीके से डिराइव कर सकते हो, दो तरीके से इसमें बांट सकते हो। देखिए, एक प्रकार का उद्योग होता है जिसे कहा जाता है वास्तविकता में कच्चे माल पर आधारित उद्योग, और दूसरे टाइप का उद्योग होता है, इसे कहा जाता है मार्केट बेस्ड, यानी कि ये मार्केट पर आधारित है, ये रॉ मटेरियल पर आधारित है। अब समझिएगा, मार्केट पर आधारित क्या है, रॉ मटेरियल पर आधारित क्या है। आप नोटिस करिए, आप अगर किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या फिर कलकत्ता या चेन्नई के आसपास, आप पाएंगे कि इन सिटीज के बाहर आपको असेंबली लाइन दिखाई देगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, वाहन निर्माण की। कारण क्या है?
समझिएगा इस चीज को, याद रखें कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो वहीं लगाए जाते हैं जहां उनका कच्चा माल होता है। फाइन, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, आप नोटिस करिए, ये लोहा इस्पात उद्योग हो या अधोसंरचना के जो उद्योग होते हैं, सीमेंट उद्योग हो, ये सभी कहां लगाए जाते हैं? तो देखिए, जमीन के अंदर इनका रॉ मटेरियल निकलेगा और ये रॉ मटेरियल मान लेते हैं 1000 किलो का है। फाइन, अब ये इसको यहां लाया जाएगा उद्योग में और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो 100 किलो का बनेगा। अब मुझे बताएं कि इस उद्योग को कहां लगाना प्रॉफिटेबल होगा? अगर इस उद्योग को यहां से दूर लगाया जाता है तो इस 1000 किलो के भार को लेकर इस उद्योग तक लाना पड़ेगा और फिर जो उत्पाद बनेगा वो 100 किलो का होगा और आप उसे जो है उस स्थान पर अगर लगा देते हैं जहां इसका मार्केट हो तो आप हल्की चीज को पास तक ले जाने का कार्य करेंगे। अब अगर इसी चीज को आप उद्योग को लगा दें उस स्थान पर जहां पर इसका कच्चा माल मिलता है तो इस 1000 किलो को ज्यादा दूर तक लाने का कार्य नहीं करना पड़ेगा, ले जाने का कार्य केवल इस 100 किलो को करना पड़ेगा। अर्थात इस उद्योग को लगाना उस स्थान पर अच्छा होगा या उस स्थान पर प्रॉफिटेबल होगा नेशन के लिए जहां पर इसका कच्चा माल मिलता हो, क्योंकि इसका कच्चा माल भारी है, रॉ मटेरियल हैवी है, उसको ट्रांसपोर्टेशन और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा बजाय इसके कि इसके जो है वो फाइनल प्रोडक्ट को ले जाया जाए। तो देखिए, इसका फाइनल प्रोडक्ट हल्का है, इसका ट्रांसपोर्टेशन और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना इजी है, इसीलिए आप जो है इस उद्योग को किसके पास लगाओगे? रॉ मटेरियल के पास लगाओगे। इस कंसेप्ट को समझिएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कोई उद्योग जो है वो मार्केट बेस्ड है, अब इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 कारों को, ठीक है, 10 बड़ी बड़ी कारों को एक ट्रक के अंदर रखकर ले जाना ज्यादा रिस्की है या फिर उन कारों को डिसेंबल कर दिया जाए, अलग अलग पार्ट को जो है वो बढ़िया तरीके से पैकिंग करा जाए, बोरियों में भरा जाए, बक्सों में भरा जाए और फिर उन्हें ट्रक के अंदर भरा जाए और फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल होगा, कौन सा कम रिस्की होगा, कौन सा प्रॉफिटेबल होगा? तो आप सभी समझ पा रहे होंगे, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान कार को ले जाना है, उस कार में एक स्क्रैच भी आ गया तो कार सेकेंड हैंड हो जाएगी। फाइन, कंपनी को नुकसान ज्यादा होगा। और इसी तरीके से अगर हम कार के अलग अलग पुर्जों को खरीदें और बिल्कुल उसी के सामने जहां उसका सबसे बड़ा मार्केट है, यानी कि बट ऑब्वियस है जो व्यक्ति है वो अगर सिटी में रह रहा है तो वहां वो कार खरीदेगा ही, उस इंडस्ट्री को उसके मार्केट के सामने अगर लगाया जाएगा तो आसानी से कार का जो है मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग के पश्चात उसे जो है वो मार्केट में उतार दिया जाएगा। कम जो है वो खर्चा आएगा फाइनल प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। आप टायर को, इंजन को अलग अलग स्थान से खरीदें और खरीदने के बाद उसको असेंबल करने का कार्य उसके मार्केट के सामने करिए। इससे क्या होगा? इससे जो है आपका कॉस्ट कम होगा, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो ये जो उद्योग होगा ना बच्चे, याद रखें, ये कहलाएगा वास्तविकता में क्या? ये कहलाएगा मार्केट पर आधारित उद्योग। फाइन, आप समझिए कि औद्योगिक क्षेत्रों का वर्गीकरण इतना साइंटिफिक होता है, उनका एलोकेशन इतना साइंटिफिक होता है। अब देखिए, इस फॉर्मूले को पार करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑयल रिफाइनरी लगाती है ग्रेट इंडियन प्लेन पे। रीजन इज परफेक्ट। हम चाहते हैं कि जो युवा है वो धीरे धीरे करके कृषिगत गतिविधियों से बाहर निकलकर औद्योगिक गतिविधियों की तरफ बढ़े। फाइन, आपको मैं स्पष्ट करूं तो नोटिस करिएगा, आप सरकार के, अगर मैंने जो है अपने पॉकेट पर हाथ डाला, अपने पॉकेट से गन निकाली, गन निकालकर मैंने आपके सामने पॉइंट करा, पॉइंट करने के बाद मैंने ट्रिगर पर उंगली रखी, टेल मी अगला मैं क्या करने वाला हूं? बट ऑब्वियस है, मैं जो है वो ट्रिगर दबाकर आपको शूट करने का प्रयास करने वाला हूं। कुछ उसी प्रकार से होता है चीजों को समझना, और यूपीएससी इतने जेनेरिक मैनर में आपसे प्रश्न करती है। अगर मैं आपसे कहूं ना तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बस मैं आपकी थिंकिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इसका एग्जांपल यूज कर रहा हूं। आप नोटिस करिए, हम जो है आने वाले 10 साल में तीसरी हरित क्रांति लाने का प्रयास करने वाले हैं। फाइन, ये किस आधार पर आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं? फाइन, मैं एग्जांपल के लिए पुट कर रहा हूं सिर्फ आपके समझने के लिए। देखिए, हमने आजादी के बाद कितने वर्षों के पश्चात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उद्योग के लिए जो है वो नीति लेकर आए। आप नोटिस करिए, आजाद हुए में 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। आप पाएंगे कि हमने आजादी के बाद बहुत कोई इंपॉर्टेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए नीति घोषित नहीं करी, जबकि इसमें कितना पोटेंशियल है। आप इस चीज को कंसेप्चुअली समझिएगा कि इस चीज में कितना पोटेंशियल है। आप इसे इस स्थान पर देख पाएंगे कि यहां आपको जो है वो डेनमार्क दिखाई देता है। समझिए इस चीज को कि इस इंडस्ट्री में कितना पोटेंशियल है। तो वो मैकरोनी गेहूं
जो राजस्थान और यूपी के क्षेत्र में उगाया जाता है और उसे 5 या 6 रुपए 10 रुपए किलो बेचना किसान के लिए एक समय पर टफ हो गया था, उस मैक्रोनी गेहूं से सिर्फ पास्ता बना लीजिए। फाइन, ये जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी चीज की कीमत जो बहुत कम होती है उसे सेवरल टाइम ज्यादा कर देगी। सरकार हमेशा बात करती है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की, हमेशा बात करती है किसान के जो है वो आय को दुगना करने की, ये 10 गुना करने का पोटेंशियल रखता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो लास्ट फ्यू ईयर्स में चेंजेस आए हैं, गवर्नमेंट ने जो लाए हैं, ये सुपर रेवोल्यूशनरी, आपको इसके रिजल्ट जरूर दिखाई देंगे। कारण क्या है, टमाटर 20-50 रुपए किलो अगर ऑफ सीजन है तो महंगा होगा, और नहीं तो भाई इन सीजन है तो बहुत सस्ता हो जाता है बीच में। आप सोचिए कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जब मिलकर जो है कैचअप बनाएंगे, तब उस समय पर टमाटर की कॉस्ट क्या होगी। आप इसको समझिए, ये कहलाता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये कहलाता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और ये यूपीएससी इस तरीके से पूछता है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, तो देखिए 2016-17 के आसपास जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे जो है वो हमने नीति लेकर आई है। फाइन, ये पहली या दूसरी नीति है, साइंटिफिक अगर हम परफेक्टली बोलें तो पहली बार इतने सिस्टमैटिक मैनर में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को जो है वो रेगुलेट करा गया है। फाइन, आप इसमें पाएंगे कि अब क्यों हम कह रहे हैं कि सरकार जो है वो तीसरी हरित क्रांति लाने का प्रयास कर रही है, हम अपने दिमाग से बना रहे हैं, पर देखिए चीजें बनती कैसे है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाया, यानी कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसको नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, डियर तुम जाओ और जो है अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो। क्लियर। उसके बाद कहा कि इस पे सब्सिडी ले लो। ठीक, अब वो सारे लोग जो है तैयार हैं अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, और लगा ली। फिर जो है नेक्स्ट स्टेप क्या करा, नेक्स्ट स्टेप कहा कि डियर एक काम करो, सभी के लिए जो है वो मंडी ओपन कर लो। फार्म बिल्स आए। फाइन, बाय डिफॉल्ट उनका जो है प्रोटेस्ट हुआ, वो इज समथिंग डिफरेंट, दूसरा टॉपिक है डिस्कशन का। पर स्टेप देखिए, सरकार ने क्या कहा, मंडी के अंदर मार्केट प्लेयर्स को बुलाएंगे। अब मार्केट प्लेयर जब आएंगे ना, तो सरकार, देखिए समझिएगा, सरकार मंडी के अंदर बैठकर क्या करती है, सरकार मंडी के अंदर बैठकर उस उद्योग में एक निश्चित स्तर तक की महंगाई लाती है। सरकार ने कह दिया कि अगर गेहूं का दाम जो है वो 32 रुपए किलो से कम हुआ तो 32 पे तो मैं खरीदने तैयार हूं। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मंडी पर बैठकर खरीदेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कॉस्ट पर सारा गेहूं खरीद सकता है। अब कभी भी मंडी के अंदर जो है वो 32 रुपए से कम गेहूं का कॉस्ट नहीं होने वाला। इससे फार्मर्स की इनकम निश्चित हो गई, अच्छी चीज है, इसे ही जो है हम एमएसपी कहते हैं। पर डियर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो 32 रुपए तो मिनिमम है। अब अगर मैक्सिमम चाहिए है तो मार्केट तो पैरालाइज है, मार्केट जो है उसको ऊपर कॉस्ट जाने ही नहीं दे रहा, क्योंकि मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स आ ही नहीं रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा अब मार्केट प्लेयर्स की एंट्री होगी। अब टाटा, बिरला, अंबानी, अभी कुछ समय पहले इन्हीं सरकार ने जो है उन्हें क्या कहा है, इंडस्ट्री डालने के लिए। अब समझिएगा, वो मैक्रोनी गेहूं जो 10-20 रुपए किलो भी शायद ढंग से नहीं बिक पा रहा था, उस गेहूं को खरीदने के लिए जब अंबानी, अडानी आएंगे, और क्यों आएंगे, क्योंकि उनको सरकार ने इंडस्ट्री लगाने के लिए सब्सिडी दी है। अब इंडस्ट्री लग चुकी है और वहां वो आपके 32 रुपए किलो के गेहूं को, 25 रुपए किलो गेहूं को, 30 रुपए किलो के गेहूं को खरीदने के पश्चात 300 रुपए और 3000 रुपए किलो बिकने वाले पास्ता में बदलने वाला है, मैक्रोनी पास्ता। फाइन, आप पाएंगे कि मार्केट में एक प्लेट का कॉस्ट जो है वो 100, 150, 200 रुपए से ऊपर होता है, और वहां पर क्या करने वाले है सरकार, वहां पर जो है ये इंडस्ट्री आपसे हर उस कॉस्ट में जो एक फार्मर इमेजिन कर सकता है खरीदने वाली है। हमने बहुत समय तक जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को उतना महत्व नहीं दिया, उतना प्रमोट नहीं करा। आज देखिए आने वाले समय में ये इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेंगी। ठीक, अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गई, आपको धीरे धीरे करके मंडीज को ओपन करने का कार्यक्रम जो है वो चालू है, ऐसे नहीं तो वैसे काम तो होगा। फाइन, और फिर ध्यान से देखिए, सरकार जो है वो छोटे फार्मर्स के लिए अलग अलग टाइप की माइनर लेवल पे स्कीम ला रही है। ये सब कुछ रेडीनेस है, ऐसा आप सोचें कि ये सारी रेडीनेस है कि हम कहीं तीसरा हरित क्रांति के बारे में तो नहीं सोच रहे, फूड सिक्योरिटी के और भी डायमेंशंस को जो है एनहेंस करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। इस क्रिटिकल मैनर में चीजों को समझिए, स्टेप बाय स्टेप सरकार कुछ करती है। इसका सेकंड एग्जांपल मैं बताता हूं, आप देखेंगे कि हर बार जो है वो बात करी गई विश्व में कि हमें पॉलीथीन भाई बैन करना है, हमें प्लास्टिक बैन करना है। फाइन, आप सभी ने सुना होगा प्लास्टिक बैन करने की बात है। अब सरकार ने क्या कहा, सरकार के स्टेप को देखिए, और जब मैं पहले भी इस पर डिस्कशन कर रहा था, जब ये चीज जो है वो न्यूज में नहीं थी, इवन जब इसके बारे में केवल चर्चाएं चल रही थी, तब भी हमारा यह अजम्पशन था। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार ने सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो है वो चेंजेस करके जो बैम्बू है, यानी कि जो बांस है, इसे जो है वो पहले ट्री में रखा गया था, अर्थात इसे माना गया था पेड़। ये वास्तविकता में क्या है, बैम्बू है, ग्रास, घास है ये। फाइन, तो अब इसे क्या कर दिया गया,
बैम्बू को कह दिया गया कि बैम्बू जो है, बांस जो है वो पेड़ नहीं है, क्या है ये, घास है। इतना कहकर सरकार चुप हो गई, किसी ने खास नोटिस भी नहीं करा। लेकिन नोटिस करने वाली बात है, और बात थी। कैसे, तो समझिएगा। अब बैम्बू को आपने हटा दिया, बैम्बू हटाने के बाद क्या होगा, बैम्बू हटाने के बाद जो है वो लोग इसे कट करना स्टार्ट करेंगे, इसकी कटाई स्टार्ट होगी। और कटाई स्टार्ट होने के बाद इससे बनता क्या है, तो बैम्बू से जो है हार्ड पेपर बनता है, फाइन। इससे जो है तख्ते बनाए जाते हैं, पेपर बैग बनाए जाते हैं। सरकार को पॉलीथीन बैन करना था, उसके पहले सरकार ने जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जाकर बैम्बू को एक्सक्लूड करा, जिससे लोग उसी कटाई कर पाए, फाइन। अब धीरे धीरे करके उद्योग जो है उसके लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हुए कि भाई बैम्बू पर आधारित उद्योग लगाए जा सकते हैं। अब थोड़ी रियायत रहेगी, एग्जैक्टली जाकर आप सीधा असैसिनेशन ऑफ फॉरेस्ट नहीं कर सकते, बट हाँ रियायत देखने को मिलेगी। अब रियायत देखने को मिलेगी तो बैम्बू आएगा, पेपर बैग बनेंगे, पेपर बैग बनेंगे, ये मार्केट में जाएंगे और पॉलीथीन का अल्टरनेटिव मार्केट में पहुंच जाएगा। फिर आएगा रेगुलेशन, क्या कहेगा, स्टॉप, अब नहीं यूज होगा पॉलीथीन। अब पॉलीथीन यूज नहीं होगा, उसका अल्टरनेटिव पहले पहुंच चुका है। इस तरीके से आपको समझना होगा, इस तरीके से आपको जानने का प्रयास करना होगा कि सरकार जो स्टेप लेती है उन स्टेप्स का कोई इंपैक्ट होता है, और यह खासकर क्लियरली दिखाई देता है उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में। मैंने आपको उदाहरण दिया बैम्बू का, जहां पर पेपर बैग जो है आप तक पहुंचे। नोटिस करिएगा, आज आपको मार्केट में पेपर बैग दिखाई देते हैं, फाइन। ये पॉलीथीन का अल्टरनेटिव है। सरकार चाहती थी बैन करना, तो पहले जो है वो बैम्बू को हटाया। सरकार चाह रही है डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, फाइन, यानी कि किसानों की आय को दुगना करना। अलग अलग तरीके से इंटरवेंशन दिखाई देंगे, चाहे फिर वो फार्म बिल हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण की नीति में परिवर्तन हो, चाहे मंडी रूल्स में और रेगुलेशन में परिवर्तन हो, ई मंडी का कंसेप्ट हो, ये सारी चीजें, जेनोम हो, या फिर एक और कंसेप्ट आया था जिसमें जो है जीएम क्रॉप्स का उपयोग करने की बात करी गई थी। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और एंड ऑफ द डे यूपीएससी इस पे क्या पूछेगा, तो देखिएगा कि जब कोई सरकार इतना इनहेंस करते हुए इस बात को कहे कि हमें किसान की आय बढ़ानी है, तो वो किसकी बात कर रही है, समझिएगा, वो उस 70% पॉपुलेशन की बात कर रही है जो भारत में निवास करती है। अब अगर इस 70% आबादी की जनसंख्या, इसकी जो आय है उसे दुगना कर दिया जाए, आप सोचिए कि इंडिया कैन बाय ईच एंड एवरीथिंग ऑन द कॉस्ट, फाइन। हम सब कुछ खरीद पाएंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट होगा इंडिया सुपर पावर होगा, अगर इनकी आय जो है वो दुगनी तिगुनी कर दी जाए। और इनकी आय दुगनी तिगुनी करना सिर्फ और सिर्फ कुछ डिफाइंड पॉलिसीज में चेंजेस करके करा जा सकता है। यहां पर पॉलिसी लेवल चेंजेस इज रिक्वायर्ड, नीतिगत तौर पर कुछ चीजें परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी। और ये सब कुछ आप सरकार के जो है वो इंटरवेंशन से देख पाओगे, जो आप इजीली समझ सकते हो। मैंने जो बीता 15 से 20 मिनट आपको कंसेप्चुअल पार्ट बताया, अगर कोई इसे जो है वो 2 से 3 बार सुने, मैं स्पष्ट कहूं, याद रखिए, ये एक बार सुनने पर समझ में नहीं आएगा, इसे 2 से 3 बार सुने, इसे फील करें, फाइन। जब ये आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे से आप जो है वो मेंस के उन डायमेंशंस को टच करेंगे जो डायमेंशन जो है वो हर बार आते हैं। और एक बार आपने उसे बनाना सीख लिया, उसके पश्चात आपको कोई प्रश्न टफ नहीं लगने वाला। और इवन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप इसे फील करेंगे एक टाइम पर, फाइन, आप इसे एक टाइम पर फील करेंगे कि आप प्रश्न लिख कर आए हैं और आपको ये फील हो रहा है। देखिए शुरुआती स्टेज में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, और फिर जब मार्क्स देखेंगे आप या किसी को पढ़ाएंगे तो फिर वो आपको जो है एवरेज और बिलो एवरेज मार्क्स देगा। और धीरे धीरे फिर ये कंडीशन आएगी, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं, कि आप जो है वो चीजों को कनेक्ट करते हुए पढ़िए, ये अप्रोच सीखिए। और जब आप ये अप्रोच सीख जाएंगे तो फिर आपको लगेगा आपने बिलो एवरेज आंसर लिखा है, लेकिन मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, नंबर्स जो है वो बहुत अच्छे आएंगे, बिकॉज आप इंटरकनेक्ट करना सीख जाएंगे। तो आप चीजों को इस तरीके से कनेक्ट करते हुए पढ़ें तो ये आपके लिए ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रीलिम्स में तो ये काम आता ही है, फाइन। तो चलिए अब हम जो है इसे स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि और अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है भाई। आप जो है अगर संभव हो तो मेरा कोड यूज करिए, और मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि इस कॉस्ट पर जो आपको कंटेंट मिलने वाला है इन बैचेस पे, दिस विल गोइंग टू चेंज योर लाइफ, दिस विल गोइंग टू चेंज योर जर्नी। आपको जो है वो सोचने का, समझने का नजरिया बदल देगा, फाइन। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपका जो तरीका है चीजों को देखने का, समझने का, सोचने का, ये चेंज हो जाएगा आप जब इन बैचेस में आकर जो है प्रिपरेशन करेंगे। तो जैसा आप अगर अभी कर रहे हैं, इसका एक स्टेप अहेड होगा आपके लिए
एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल। फाइन, तो चलिए अब यहां देखते हैं ध्यान से। याद रखिए कि यहां पर मैंने कुछ क्षेत्रों को एलोकेट कर रखा है, इन्हें आपको जो है समझने का प्रयास करना होगा। याद रखें, सबसे पहले आपको कनाडा के लिए ध्यान रखना होगा। ओटावा ये जो है ये कागज उद्योग के लिए, हैमिल्टन ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए, मॉन्ट्रियल ये जलपोत, और याद रखिए एयरक्राफ्ट के लिए ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लेंगे कि सिविल एविएशन का एक बड़ा हॉटस्पॉट है, सिविल एविएशन की एक बड़ी इंडस्ट्री है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल एक नदी द्वीप है, मॉन्ट्रियल ज्वार नदमुख में आता है, यानी कि एस्चुरी में आता है। कौन सी नदी के? तो ये नदी मैं पहले भी बता चुका हूं, ये सेंट लॉरेंस नदी है। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्तम अंतः जलमार्ग वाली नदी है। यहां पर जो है एक प्लेस और भी है, नीचे मैंने यहां मेंशन भी करा है, क्यूबेक। याद रखें, क्यूबेक और मॉन्ट्रियल इसी के किनारे स्थित दो शहर हैं। क्यूबेक को फ्रेंच सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ फ्रेंच पॉपुलेशन काफी रहती है। ये जो है समुद्र इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर जो है शिप मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, उसके लिए काफी प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल जो है अपने जलपोतों के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए प्रसिद्ध है। टोरंटो याद रखिएगा, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी प्रसिद्ध है, और ये भी याद रखें कि ये हॉटस्पॉट रहा है एक समय पर कनाडा के लिए मशीनरी का। फाइन, इसी तरीके से याद रखें कि ओंटारियो ये एक लेक का भी नाम है और साथ में एक प्लेस का भी नाम है, और ये प्लेस काफी ज्यादा प्रसिद्ध है अपने सोने की खान के लिए, यहां से गोल्ड माइनिंग करी जाती है। विनिपेग में विश्व की जो है कुछ सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, और सबसे बड़ी क्या, वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी आपको विनिपेग में ही दिखाई देगी। ये एक लेक का भी नाम है, मैंने आपको बताया था कैनेडियन शील्ड में बहुत सारी लेक्स हैं, इसमें जो है रेनडियर आएगा, विनिपेग आएगा, स्लेव आएगा, इसमें अथाबास्का आएगा। ये सारी लेक्स, ये सारी झीलें जो है वो कहाँ स्थित है? याद रखें, कनाडा में स्थित है। क्लियर? अब इसके पश्चात नीचे आएंगे तो एक सिटी है काफी इंटरेस्टिंग, याद रखिए यूरेनियम सिटी। ध्यान दीजिएगा और हमेशा कंसेप्चुलाइज करिएगा कि कनाडा जो है वो वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादक देशों में से एक है। यहां पर एक सिटी का ही नाम है यूरेनियम सिटी, और ये सिटी जो है अपने यूरेनियम के उत्पादन के लिए वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है। फाइन, इसी तरीके से याद रखें यूनाइटेड स्टेट्स में जो औद्योगिक केंद्र आते हैं उनमें से एक नाम तो यहां आप अभी देख लीजिए, नेक्रॉन। ये जो है एक्रोन, माफ कीजिएगा, ये जो है रबर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और इसके नाम पर ही जो है वो रबर का नाम भी रखा गया है। फाइन, फिनिक्स याद रखिए स्पोर्ट्स शू के लिए प्रसिद्ध है। ये कुछ छोटे जो है वो फैक्ट है जो सामान्यतः मिस हो जाते हैं, तो आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद इंपॉर्टेंट मैंने जो है वो ऊपर लिख रखा है। याद रखिए शिकागो जो है अपनी मशीनरी के लिए, मांस प्रसंस्करण के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड कि यहीं पर जो है वो विश्व धर्म सम्मेलन में जो है वो विवेकानंद का विजिट हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज, शिकागो में जो है वो लोहा इस्पात उद्योग भी देखने को मिलता है, ये मैंने यहां मेंशन नहीं करा है, मेंशन कर लीजिएगा। यूएसए का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लेस है। फाइन, इसी प्रकार से आप देखेंगे सैन फ्रांसिस्को ये तेल शोधन के लिए, आईटी के लिए और कंप्यूटर के लिए काफी प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए, और पिट्सबर्ग के लिए याद रखिएगा कि ये जो प्लेस है आप पाएंगे कि ये सेम नाम से जो है, मिलते जुलते नाम से जो है रशिया में भी दिखता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जो है ये प्रसिद्ध है किसके लिए? लोहा इस्पात उद्योग के लिए। लॉस एंजलिस हॉलीवुड सिटी है, तेल प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, और यहां पर सभी लोगों को सामान्यतः यह पता होता है कि लॉस एंजलिस जो है वो हॉलीवुड सिटी है, पर सामान्यतः यह नहीं पता होता कि यहां पर तेल का उत्पादन भी होता है। तेल का उत्पादन तो नहीं, पर शोधन स्पेसिफिकली होता है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा सिलिकॉन वैली, आई थिंक ये तो सभी को पता होगा, कैलिफोर्निया में आती है। कैलिफोर्निया में आप ऐसे याद कर लीजिए, कैलिफोर्निया में दो वैली आती है, एक सिलिकॉन वैली आती है, एक डेथ वैली आती है। सिलिकॉन वैली आईटी के लिए, डेथ वैली अपने टेम्परेचर के लिए। एक समय पर जो डेथ वैली है ये विश्व का सबसे गर्म स्थान था। फाइन, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो है कैलिफोर्निया में आती है। सैन डिएगो याद रखें कि ये पेट्रोलियम और अपने खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे याद रखें। डुलूथ मैं आपको बता चुका हूं लोहा इस्पात उद्योग के लिए। यहां पर आपको यह पता होना चाहिए जो डेट्रॉइट है, फाइन, डेट्रॉइट ये एक सिटी है, ये जो है ये प्रसिद्ध है। यहां मैंने डेट्रॉइट का नाम मेंशन नहीं करा है, आप लोग याद रखेंगे जो डेट्रॉइट है यूएसए में, ये काफी प्रसिद्ध है अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ऐसा कहा जाता है हर एक स्टेट में कि भाई ये हमारे स्टेट का जो है वो डेट्रॉइट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो उस स्टेट का जो है सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हॉटस्पॉट है। क्लियर? चलिए, तो इसी प्रकार से जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं, और याद रखें इसकी अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वो जुड़ सकते हैं। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी सारी पीडीएफ्स आपको जो है वहां पर अपलोडेड मिल जाएंगी, आप आराम से उस चीज को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके पश्चात याद रखें जो फ्रांस है, फ्रांस जो है वो अपने शैंपेन, अच्छा आप सभी ने सुना होगा
कि ये शैंपेन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, कभी हम डिटेल में जो है वो इस पर चर्चा करेंगे जब हम बायोम वाला चैप्टर देखेंगे। याद रखिए कि जो यूरोप है ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट अर्थात भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर भी ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट की ना एक विशेषता होती है, यहाँ पर सर्दियों में बारिश होती है। आप नोटिस करिए, आप सर्दियों में जो है वो सनस्क्रीन लगाते हैं, माफ कीजिएगा, आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जब आप इस प्रकार से अपनी स्किन पर जो है वो उंगली मूव करेंगे तो वो ड्राई होती है, उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं। पर ये मॉइस्चराइजर आप जो है वो गर्मी में नहीं लगाते। कारण क्या है इसका, समझिएगा कि इस ड्राइनेस का रीज़न है आपकी हवा के अंदर नमी नहीं है। हमारे यहाँ सर्दियाँ जो है वो शुष्क होती हैं, फाइन, और गर्मियों में बारिश होती है। और इसी का विपरीत होता है कहाँ पर? ये इसका सबसे विपरीत होता है ब्रिटेन में, या आप कह लीजिए पश्चिमी यूरोप में, जहां पर वर्षा शीत ऋतु में होती है। और जहां पर शीत ऋतु में वर्षा होगी वहां खट्टे फलों का उत्पादन ज़्यादा होगा, सिट्रस फ्रूट्स का जो है प्रोडक्शन होगा, और इसी प्रोडक्शन के बेसिस पे जो है वो वाइन का जो है वो उत्पादन करा जाएगा। विटीकल्चर यहाँ दिखाई देगा। याद रखें कि फ्रांस जो है अपने शैंपेन के लिए इसी प्रकार से शेरी, चेंटी, ये सारी जो है टाइप ऑफ वाइन्स हैं जो है जिन पोर्ट वाइन स्पेन, इनका उत्पादन शेरी हो, चेंटी हो, शैंपेन हो या फिर ये पोर्ट वाइन हो, ये सभी का उत्पादन जो है यूरोप के अलग अलग देश में करा जाता है। चाहे वो गेहूं से बने, चावल से बने, या गेहूं से तो खैर कम बनाया जाता है, चावल से बने या फिर अंगूर से बने या फिर संतरों से बने, इसका उत्पादन करा जाता है। फाइन, तो याद रखिए शैंपेन बॉडी ये जो है वो फ्रांस का एक प्लेस है। इसके अलावा पेरिस, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, और फैशन इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। कॉस्मेटिक लिख कर मैं फैशन के साइड जो है इंडिकेशन देता हूँ। यहीं पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ। याद रखें कि आपको इंडिया में कैसा जो है वो विंटर्स दिखाई देते हैं, इन्हें वुलन विंटर कहते हैं। हमारी ऊन वाली ठंडी होती है। जो यूरोप है वहाँ लेदर विंटर होते हैं। वहाँ लेदर विंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की ठंडी में जो है बारिश होती है। बारिश में अगर आप ऊनी कपड़े पहनेंगे, याद रखिए ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। फाइन, तो इसे याद रखिएगा। ये पेरिस वाला क्षेत्र। ओरेन, याद रखिए ये लोहा इस्पात, लॉरेन ये जो है लोहा इस्पात उद्योग के लिए, और लियोन जो है आपको दिखाई देगा ये रेशमी वस्त्रों के उद्योग के लिए जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से जर्मनी के लिए याद रखें कि फ्रैंकफर्ट, और जर्मनी के लिए इन सारे क्षेत्रों को जो है मैप पर जरूर एलोकेट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट ये इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और ये डैम इंडस्ट्री के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। जर्मनी की जो इंजीनियरिंग है वैश्विक रूप से मानी जाती है। फाइन, तो इसे याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी में आता है, अपनी इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। स्टुटगार्ट ये याद रखिएगा, ये प्लेस जो है वो मोटर गाड़ियों के लिए, और इसमें भी आपको ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर आपको जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा भी अदर इंडस्ट्रीज दिखाई देंगी। फाइन, इसके अलावा ड्रेजन यहाँ पर आपको चीनी उद्योग दिखाई देगा, और इसके अलावा जेना ये जो है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अलावा ऑप्टिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो की पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है ब्रिटेन। इसमें याद रखिए जो लिवरपूल है, और ये जो क्षेत्र पूरा दिखाई देगा, मतलब लिवरपूल के आसपास का पूरा ही क्षेत्र आपको याद रखना है। ये जलपोत निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसमें आपको एक डायमेंशन याद रखना होगा, जहां पर जलपोत निर्माण लिखा है ना, उसका मतलब क्या है? क्या वो शिप बस बनाते हैं, या फिर शिप में लगने वाले इक्विपमेंट बस बनाते हैं, या फिर बंदरगाह बनाते हैं? फाइन, मैं इस पे डेडिकेटेड एक जो है वो छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि कुछ उद्योगों के नाम उनके काम को इंडिकेट नहीं करते हैं। फाइन, तो इसे हम किसी और क्लास में डिटेल में, आपको अभी इतना याद रखना चाहिए कि लिवरपूल और इसके आसपास का जो एरिया है ये जलपोत निर्माण के लिए जो है वो वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है। अब इस पर गौर करिए और इसे ध्यान से लिख लीजिएगा। ये है बेसिकली मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे लिख लीजिए, रट लीजिए। आने वाले टाइम पर डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का ये पार्ट होने वाला है। इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने जो है इंडियन इंडिजिनस कॉटन को रिप्लेस करा, और इसके स्थान पर जो है मैनचेस्टर कॉटन को इंट्रोड्यूस करा गया, जिसे हमने आज़ादी के बाद नियर अबाउट 70 ईयर्स तक जो है वो कंटिन्यू यूज़ करा। और ये जो कॉटन है ये उतना बेस्ट क्वालिटी कॉटन नहीं है जितना इंडिजिनस कॉटन था। हमारे कॉटन की बुराई थी कि इससे बनने वाला कपड़ा थोड़ा मोटा होता था, पर डियर ब्लीचिंग इंडस्ट्री जो है वो लगभग 60 से 70 साल पहले पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। जो थिक कपड़ा था उसे ब्लीचिंग करके पतला बनाया जा सकता था। हमने अपने ही इंडिजिनस कॉटन को जो है वो भुला दिया,
और हम ब्रिटेन से आए हुए मैनचेस्टर कॉटन को, जो इस प्लेस से बिलोंग करता था, मैनचेस्टर कॉटन को जो है वो यूज करा करते थे। ब्रिटिशर्स ने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस इसलिए करा था क्योंकि उस समय ब्लीचिंग इंडस्ट्री इस प्रकार की नहीं थी कि इंडिजिनस कॉटन को जो है उतना पतला और मुलायम बनाया जा सके, पर आज के समय तो है। फिर बाद में हमें रियलाइज हुआ कि हमारा इंडिजिनस कॉटन कहाँ है, इंडियन इंडिजिनस कॉटन कहाँ है, खोजा गया, तब मिला हमें, और अब हम जो है उसे प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुराना कॉटन हटाओ, अब नया कॉटन लेकर आओ। ये उल्टा है, नया कॉटन हटाओ और पुराना इंडिजिनस कॉटन लेकर आओ। फाइन, याद रखिए इसका उत्पादन भी आसानी से होता है और ये जो है वो उतना ज़्यादा वनरेबल भी नहीं है, सुभेद्य भी नहीं है कीटों के अटैक के लिए या फिर सूखे से। फाइन, मतलब कम पानी में भी उगेगा, कम जो है आपको रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे, उत्पादन भी अच्छा होगा, उत्पादन ज़्यादा भी होगा, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। फाइन, तो याद रखिए ये मैनचेस्टर। इसके अलावा जो लंदन है ये अपने इंजीनियरिंग के वर्क के लिए, जो लीड्स है ये अपने ऊनी उद्योगों के लिए, बर्मिंघम के लिए याद रखिएगा ये मोटर कार उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहूँगा, एक बर्मिंघम जो है वो यूएसए में भी है। फाइन, तो ये याद रखिए बर्मिंघम जो है वो आपको ब्रिटेन में भी दिखाई देता है, जो मोटर कार उद्योगों के लिए वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से चीन, रूस और जापान के लिए याद रखिए कि सबसे बड़ा यहां पर आपको दिखाई देगा व्लादिवोस्टोक। याद रखिए ये रूस में आता है जलयान निर्माण के लिए, ये है शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रसिद्ध। याद रखें कि यहीं से स्टार्ट होता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। फाइन, ये जो है पूरा साइबेरिया पार कराता है और रशिया के पश्चिमी और पूर्वी भाग को कनेक्ट करता है, जो स्टार्ट बेसिकली आप स्टार्ट कह लीजिए या एंड कह लीजिए व्लादिवोस्टोक से होता है। फाइन, इसके अलावा याद रखिए कि आपको जो है इवानोवो ये एक प्लेस दिखाई देगा, ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और जो यूरोप है, यूरोप में रशिया का जो पार्ट आता है ये काफ़ी ज़्यादा वस्त्र उद्योग में जो है कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। इसमें आप याद रखें कि मॉस्को भी जो है और अपने ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बाकी जो अदर नेम्स हैं आप उनको जो है वो समझ सकते हैं या अपने याद करने का पार्ट बना सकते हैं। शंघाई ये वस्त्र निर्माण, मैं क्यों कह रहा हूं, याद रखें कि जिस चीज का आप सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं देश वही सबसे ज्यादा बनाने का प्रयास करेगा। हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, डेली यूज में जो चीजें आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं उसकी इंडस्ट्री जो है वो सबसे बड़ी होती है। फाइन, देखिएगा इस चीज को कि शंघाई अपने मशीनरी के लिए, और मशीनरी को फर्स्ट पर रखिएगा, मैंने सेकंड पर लिखा है, इट डजंट मीन कि ये सेकेंडरी है, ये मशीन के लिए और साथ में वस्त्र निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा वुहान जो कोरोना के समय काफ़ी जो है वो प्रचलित रहा था, इसका नाम काफ़ी चला था। याद रखें एक तो जो है ये जलपोतों के निर्माण के लिए, वही शिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है लौह इस्पात और वस्त्र उद्योग के लिए जो है वो प्रसिद्ध माना जाता है। तो शंघाई याद रखिएगा, वुहान याद रखिएगा, और शायद मैंने मेंशन करा होगा बीजिंग, जी हाँ, या ये जो है ये बीजिंग भी आपको याद रखना है, ये मशीनरी और वस्त्र निर्माण के लिए वैश्विक रूप से प्रसिद्ध है। आप समझिए इस चीज को, ये क्षेत्र जो है, अगर मैंने जो है ये कहा कि वस्त्र निर्माण, तो वस्त्र निर्माण का मतलब है कहीं ना कहीं से कच्चा माल आ रहा होगा। कनेक्ट करिएगा इसे कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में कहाँ आता है, एलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में कहाँ आता है। क्लियर है? इसी प्रकार से जापान के लिए याद रखें सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया टोक्यो है। टोक्यो के लिए याद रखें कि ये जलपोत निर्माण शिप के लिए और साथ में वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है टोक्यो भी। फाइन, इसके अलावा नागासाकी और हिरोशिमा, वैसे हिरोशिमा तो अब जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो जाएगा, लेकिन आप याद रखिए नागासाकी जो है अपनी मशीनरी और लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फाइन, इसके साथ ही जो क्योटो है, फाइन, विच इज अ इंपॉर्टेंट प्लेस, इसका प्रोटोकॉल के नाम से भी आप जानते होंगे, ये जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए अपनी इलेक्ट्रिक यानी कि अपनी विद्युत संबंधी उपकरणों, और याद रखिएगा आईटी में भी धीरे धीरे बूम ला रहा है, ये टोक्यो है, जापान का प्लेस है। फाइन, और इसी तरीके से आपको जो है वो ये याद रखना है कि जब कभी आप इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ें आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस आधार पर करा गया है, यानी कि इसका वर्गीकरण किस आधार पर करा गया है। आई थिंक आपको ये चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हैं, आप इसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाए होंगे। मैं जितना ज़्यादा हो सके उसे जो है वो मेंस की तरफ टिल्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको याद रखना है कि आपको कुछ चीज़ों पर अपनी पकड़ बेहतर तरीके से लानी होगी। अगर आप जो है वो इसी मैनर में पढ़ना चाहते हैं तो भाई आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, P2I बैचेस हैं, 10 जो नवंबर है इस समय जो है बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, आप उसका पार्ट बने और बेस्ट तरीके से फिर अपनी जर्नी को जो है वो प्ले करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आप इन वीडियोस को जरूर शेयर कर रहे होंगे। अगर आप यहां तक आए हैं तो मैं मानकर चलता हूं कि आपके लिए जो है ये वैल्यूफुल रहा होगा। भाई थोड़ा प्रयास करें इसे जो है वो शेयर करने का, हम मोटिवेटेड फील करेंगे आपके पास इस तरीके से वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।